इज गुड। अब हर तरफ मूड भी बेहतर हो जाते हैं, वेदर बहुत इफ़ेक्ट करता है ऑब्वियसली। इट वाज़ वेरी हार्ड एंड लॉन्ग समर, तो अब थोड़ा चेंज आएगा तो लोग जो हैं वो बेहतर फ़ील करेंगे एंड एवरीबॉडी शुड टेक केयर ऑफ हेल्थ एज़ वेल। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो विंटर्स होते हैं ना, दे व्हेन दे स्टार्ट पर्टिकुलरली, तो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। और मैं हमेशा ये बात बताती हूँ साइंटिफिक रीज़न कि इसकी ये वजह नहीं कि बीमार हो जाते हैं बिकॉज़ देयर आर वायरसेस और अदर जर्म्स अराउंड। मैं सिर्फ़ कोविड की बात नहीं कर रही, जनरली जैसे फ्लू के जर्म्स हैं बहुत ज़्यादा। जर्म्स तो हर वक़्त ही होते हैं, लेकिन विंटर में चूँकि आपका जो एटमॉस्फेयर है, वो बहुत ठंडा हो जाता है, तो जर्म्स को अपनी जान प्यारी है, जिस तरह सबको अपनी जान प्यारी होती है। या पोर्स होते हैं, जैसे पोलन्स होते हैं, जो भी फ़िज़ा में चीज़ें होती हैं, वो हमें चिपक जाती हैं बिकॉज़ हम कंपैरेटिवली वार्म होते हैं और हम कपड़े भी फिर गरम पहनना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हमारे क्लोज़ कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं और ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे कि हम बीमार हो जाएँ। तो उसका एक तो आजकल वैसे ही पीपल आर वेयरिंग मास्क ऑल द टाइम एंड दिस इज़ गोइंग टू बी समहाउ, आप कह सकते हो इनडायरेक्टली आप अपने आप को सेव कर रहे हो। फिर यहाँ स्मॉग बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इससे भी आप बच जाते हैं। सेकेंडली ये है कि पीपल शुड टेक केयर ऑफ देयर क्लीनलीनेस, ज़्यादा शावर लेना, ज़्यादा नहाना, साफ रखना अपने आप को, उससे कम चांसेस होते हैं जरासीम के आपको चिपकने के। यानी हो भी, लग भी जाएँ तो आप क्लीन हो जाते हो। तो ये एक वैसे ही आपसे बात करी थी, जस्ट फॉर वेटिंग इफ मोर पीपल वांट टू जॉइन। तो आज हमारा जो अब एजेंडा है या आज का टॉपिक यूँ समझ लें कि हम इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं और आपको मैं बताऊँगी। हमने ये शुरू किया है लास्ट वीक से, आज ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह टॉपिक। और ये अंडर ओरल कम्युनिकेशन आता है, स्पीकिंग स्किल्स के अंदर आता है, आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आता है कि इफ यू आर वेरी गुड एट हैंडलिंग सिचुएशन यू आल्सो हैंडल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये हम इसको आज देखेंगे। पहले भी आपको कुछ तरीके और टैक्टिक्स बताए और आपको ये नोट्स मिल जाएँगे। और कुछ स्टूडेंट हैं दे गिव मी लाइक अ मैसेज कि उन्हें जो लास्ट टाइम मैंने करवाया था आपको लेटर, वो उनको चाहिए। बिल्कुल मैं आपको दे देती हूँ। अभी सिर्फ़ एक लेटर उसकी उस एक्चुअली उसी पेज पे पड़ा है जो हमने संडे को करना है। तो मैं वो साथ ही करके आपको दोनों लेटर्स भेज दूँगी। आपको ये वाला जो है जो आज का ये पढ़ रहे हैं, भी आपको शेयर कर लूँगी। लेकिन आपको याद है कि आपका होमवर्क था, आपने सेट 1 और सेट 2 जो था नोट्स का, वो आपने रिवाइज़ करना था। बिकॉज़ आज मैं आपको क्वेश्चन्स दूँगी उसके ऊपर। एक टेस्ट है, वो दूँगी आपको, वो आप कर लेंगे। एमसीक्यूज़, कल भी एमसीक्यूज़ हमने करने हैं। एमसीक्यूज़ करने से आपको डेफ़िनिटली आइडिया हो जाता है कि आप कैसे हैंडल करोगे। और साथ ही हमने कहा है कि हर संडे को हम एक लेटर या इसी तरह रिपोर्ट वगैरह किया करेंगे। इस दफ़ा भी हम एक लेटर ही करेंगे और इसी तरह अगले वीक भी हम लेटर ही करेंगे। और देखूँगी मैं कि इफ वी गेट अपॉर्च्युनिटी टू डू मोर लेटर्स पर वीक तो हम ज़्यादा कर लिया करेंगे। तो लेटर्स जो हैं वो आपको मैं ये गाइड करती चलूँ, दोबारा से फिर मैं बार-बार ये बात बता चुकी हूँ। मोस्टली जो लेटर्स आपको पेपर में आते हैं, सबसे ज़्यादा जो पेपर है, वो कंप्लेंट लेटर्स होते हैं, यानी आपने कोई क्लेम करना है, या दूसरे नंबर पे आपको लेटर्स आते हैं, जो क्लेम का एडजस्टमेंट होते हैं, यानी आपको कंप्लेंट आई है, आप उसको एडजस्ट करेंगे। ये सबसे ज़्यादा तादाद है लेटर्स की, पास्ट पेपर्स में इसका ट्रेंड है। इफ यू टेक अनदर टाइप कि जी और कौन-सी आ सकती है, तो देन यू कैन से आप इंक्वायरी करते हो किसी प्रोडक्ट के बारे में या प्रोडक्ट की इंक्वायरी का रिप्लाई करते हो। ये भी एक आम सा एक लेटर है व्हिच इज़ क्वाइट लाइक ईज़ी कि आपने कोई मशीन खरीदनी है, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, देन यू डू दैट।
और अगर आप कहें कि इसके बाद, तो उसके बाद आपको लेटर जो है वो सेल्स मैसेज होते हैं। व्हेन यू सेल योर प्रोडक्ट, यू इंट्रोड्यूस योर प्रोडक्ट इन द मार्केट। और आपको याद है कि मैंने जितने भी आपके साथ लेटर्स अब तक शेयर किए हुए हैं, उनमें ये बहुत सारे लेटर्स की एग्जांपल्स आपके पास है। बाकी कट एंड पेस्टेड आपके पास लेटर्स हैं, वहाँ बेइंतहा लेटर्स हैं। और आप उसको, मैंने देखा है कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स, एक आध स्टूडेंट ने मुझे शेयर भी किया, तो दे हैव डन क्वाइट गुड। आपका जो फॉर्मेट है, एटलीस्ट मुझे ये खुशी है कि आपको फॉर्मेट सबको लिखना आ गया है। बहुत अच्छा आप लेटर का फॉर्मेट बना लेते हैं। और बस यूँ किया करो, जब आप लोगो लिखते हो, तो मैं सजेस्ट करूँगी, कुछ लोग हर लाइन में LOGO करके 4 लाइनें ले लेते हैं। मैं उन्हें सजेस्ट करूँगी कि नहीं करो, आप एक ही लाइन में LOGO इकट्ठा लोगो लिखो, एंटर प्रेस करो और दूसरी लाइन में जाकर आप एड्रेस लिखो अपनी कंपनी का, और सारा कुछ जब लिख लो वेबसाइट तक, तो उसको फिर सेंट्रलाइज़ कर लिया करो, ठीक है? तो इस तरह से आपका लेटर जो है, और बाकी है कि स्टार्ट और एंड मैंने आपको शेयर किए हुए हैं। आप वही याद कर लो, उसी से स्टार्ट कर लेना, बाकी सिचुएशन के मुताबिक डालो, तो यू कैन डू वेरी गुड। तो ये मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ। टॉपिक लेते हैं अभी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स के ऊपर। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में आपने पहले देखा है कि कॉन्फ्लिक्ट आते हैं लोगों में, और लोग जो हैं उसको डिफरेंट तरीके से हैंडल करते हैं। दे रिएक्ट टू सिचुएशन इन डिफरेंट वे। और बिल्कुल ऐसे ही है कि लोग जो हैं वो एक तरह से हैंडल तो नहीं करते ना। खुदा न खास्ता कोई लड़ाई हो जाती है, कुछ लोग हाथापाई पे उतर जाते हैं, कुछ लोग जो है दे ट्राई टू स्टॉप इट, और सम पीपल दे वांट टू मेक थिंग्स क्लियर, अंडरस्टैंड कराने की कोशिश या कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह हमारा डिफरेंट किस्म का बिहेवियर है। इसी चीज को आज हम देखेंगे कि अगर हम कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हैं, तो हर बंदा अपने तरीके से मैनेज करता है। आपको मैंने ये भी बताया था कि कॉन्फ्लिक्ट को खत्म नहीं किया जा सकता, हम मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें हम आज देखेंगे सबसे पहले कि देयर आर 5 वाइडली एक्सेप्टेड वेज, तरीके जिससे हम कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हैं। पहले इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ लो आप, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा ये तो कुछ भी नहीं है, तो आपको समझ फौरन ही आ गई। एक आपको ग्राफ मैंने बना के दिखाया है, टेबल कह लो, ग्राफ कह लो, ग्राफ है ये। हमने ये देखा है कि नीचे वाला जो आपका है एक्स एक्सिस है, उस पर हमने कोऑपरेटिवनेस को शो किया कि क्या हम कोऑपरेट करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा, ये कर लिया हमने। और जो आपका वर्टिकल एक्सिस है, उस पर आपने असर्टिवनेस को शो किया है। असर्टिवनेस का मतलब होता है कि हम अपनी बात मनवाएंगे, हम अपनी बात आप पर लागू करेंगे, हम आप पर बहुत अगर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट हो असर्टिवनेस के, तो हम कहते हैं कि हम अपनी बात जो है आप पर एनफोर्स करेंगे। दिस इज कॉल्ड काइंड ऑफ, इसे कोर्सिव कहते हैं या फोर्स करना कहते हैं। तो एक तरफ कोऑपरेटिवनेस है कि हम कोऑपरेट करेंगे, और दूसरी तरफ ये है कि हम अपनी बात पर डटे रहेंगे। तो ये चीज हमने देखनी है। अब इसमें आपके पास 5 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट सबसे जो नीचे वाला है, लेफ्ट वाला, वो है अवॉइडिंग। आप देखो कि कोऑपरेशन जो है वो लो है, असर्टिवनेस लो है। ना अपनी बात मनवा रहे हो और ना ही कोऑपरेट कर रहे हो, बस सीन से गायब हो रहे हो और कह रहे हो बस मैं नहीं खेलता। हैं, जब होता है ना कि जब आपकी बारी नहीं आती, आप टॉस नहीं जीतते, तो लोग कहते हैं मैं नहीं खेलता, यानी वो फेस नहीं करते बल्कि छोड़ देते हैं। तो अवॉइडिंग मीन यू नो दैट कॉन्फ्लिक्ट है, मसला है, लेकिन आप उसे अवॉइड कर रहे हो, आप उसको नहीं करना चाह रहे। तो आप क्या क्या है, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना, which is negative cooperativeness, negative assertiveness. You don't make people like feel कि मैं हूँ, मैं स्टैंड ले रहा हूँ या ले रही हूँ, आप नहीं करते। फिर आप सबसे टॉप पे चले जाओ, तो आपको लेफ्ट साइड पे कंपीटिंग नजर आ रहा है। कंपीटिंग का मतलब होता है कि एक पर्सन जो है वो मुकाबले पे है। जब हम मुकाबला करते हैं, तो यू नो वेरी वेल कि कंपटीशन में हमेशा एक प्राइज होता है। एक ही प्राइस है जो 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग compete कर रहे होते हैं, और प्राइस एक ही को मिलना है। तो कंपटीशन में हम क्या करते हैं, आप देखिए तो असर्टिवनेस हाई पे चली गई है पॉइंट, और अभी भी नीचे वाला पॉइंट मैच जो कर रहा है वो है लो है, कोऑपरेटिवनेस।
यानी हम कोऑपरेट नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे, हम अपनी बात मनवाएँगे और फिर एक की बात मानी जाएगी। ठीक है, समझ आ रही है ना? तो आप अपनी बात मनवा रहे हो, हाइली असर्टिव हो रहे हो और असर्टिव होने का ये भी मतलब होता है कि बाज़ लोग जैसे घर में आदत पड़ गई होती है, ऑफ़िस में आदत पड़ी होती है कि अपनी बात मनवाने की बड़ी आदत पड़ी होती है और अक्सर ज़्यादातर लोगों को घरों में ये आदत ज़रूर पड़ी होती है। आपको पता होगा कि आप में से कोई ना कोई आपके घर में, आपके कोई सिबलिंग्स में से, बहन-भाइयों में से या आप खुद भी हो सकते हो अगर गौर करो थोड़ा-सा अपने ऊपर। ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी हर बात मनवाते हैं एंड द पेरेंट्स आर गोइंग टू फॉलो दैट कि भई गुस्सा करेगा या गुस्सा करेगी। तो ऐसे लोग बहुत असर्टिव होते हैं। जब आप बहुत असर्टिव होएँगे ना, तो मैं आपको बता दूँ, आप फ़ेवर लूज़ कर दोगे। लोग आपके पास नहीं फटकेंगे। वो आपको करना शुरू कर देंगे। ठीक है? तो मैं आपको असर्टिवनेस बता रही हूँ। व्हेन यू compete, यू आर हाइली असर्टिव, यू आर नॉट कोऑपरेटिव। अब आप आ जाइए राइट पे नीचे वाला जो पार्ट है, इस पे लिखा है अकोमोडेटिंग। अकोमोडेटिंग का मतलब है दूसरे को एडजस्ट करना। एक बंदा दूसरी पार्टी को एक पार्टी दूसरी पार्टी को एडजस्ट करती है, उसे अकोमोडेट कर देती है। मसलन आपके पास सीट नहीं है पूरी, तो आप किसी की ना किसी तरह से कहते हैं ना इसको भी अड़ा लो बीच में, इसको भी सेट कर लो, तो आप उसे अकोमोडेट कर लेते हो। आप देखते हैं नया कोई इंडक्शन हुई है आपकी कंपनी में, आपके साथ एक कॉलीग आया है, अभी उसकी सीट नहीं बनी, तो आप 2 लोग अपनी सीट परे करके उसको अपनी जगह पे बीच में दे देते हो, तो आप अकोमोडेट कर रहे हो। तो अकोमोडेशन की कंडीशन क्या बन रही है कि आपका कोऑपरेटिवनेस हाई पे जा रहा है, आप बहुत कोऑपरेट कर रहे हो और आपका असर्टिवनेस लो जा रहा है, क्योंकि आप अपने आप को असर्ट नहीं कर रहे, आप अपनी बात नहीं मनवा रहे और जो बंदे को आप एडजस्ट कर रहे हो ना, वो भी नहीं मनवा रहा। ये आपस का आपने एक-दूसरे को अंडरस्टैंड किया है। अब आप कहेंगे ये तो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, नहीं, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अकोमोडेशन में एक बंदा लूज़ कर रहा होता है और दूसरा बंदा गेन कर रहा होता है और लेकिन जो लूज़ कर रहा होता है ना, वो अपनी खुशी से कर रहा होता है। उस पर कोई अ, कोई प्रेशराइज़ नहीं उसको करता, ठीक है? इसे कहते हैं नॉन कोर्सिव, COERCIVE। नॉन कोर्सिव मीन नॉट फोर्सिंग समबडी। अब मिडल वाला पहले ले लेते हैं। मिडल में आ गया कॉम्प्रोमाइज़। इसका मतलब है आपकी कोऑपरेटिवनेस भी दरमियानी-दरमियानी है, आपकी असर्टिवनेस भी दरमियानी है। आप दरमियानी कैफ़ियत में हैं। अब ये क्या होता है? इसमें क्या होता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, कुछ मैं अपनी बात जाने दूँ और कुछ आप अपनी बात जाने दें। दोनों को वो सब कुछ नहीं मिल सकता जो 100% वो चाह रहा है। इसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़। इंसानों की ज़िंदगियाँ घर से लेकर ऑफ़िस तक आपकी कॉम्प्रोमाइज़ पे होती हैं। आप हमेशा वी लेट गो समथिंग एंड सम पीपल दे आर आल्सो जो लेट गो करते हैं, जाने देते हैं चीज़ों को, तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, हम जब कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं ना, आप बात याद रखिए, जैसे कहता है ना, हिंदू कहता है कि उसकी आत्मा भटक रही है ना? ये मैं स्टूडेंट को मिसाल दूँ तो हँसते हैं इस बात पर। आत्मा भटक रही है क्योंकि आत्मा सैटिस्फाइड नहीं है। ऐसे ही इंसान जो 2 किसी बात पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना, तो उनकी आत्मा जो है वो खुश नहीं है। दे आर नॉट हैप्पी 100% एक्सक्लूसिवली बिकॉज़ उन्होंने कुछ छोड़ दिया है और आपने कुछ जो है जाने दिया है, कुछ उसने जाने दिया है। तो आपका दोनों चीज़ें दरमियानी हो जाती हैं। उसके बाद आपके पास है कोलैबोरेटिंग। कोलैबोरेटिंग में अगर आप गौर करें, तो आप हाई पॉइंट्स पे आ गए हो। असर्टिवनेस भी हाई है और कोऑपरेटिवनेस भी हाई है। ये कैसे हो सकता है? असर्टिवनेस का मतलब हुआ कि तुमने भी अपना पॉइंट नहीं छोड़ा, मैंने भी नहीं छोड़ा और लेकिन हमने 100% कोऑपरेट किया और हमने कोई ऐसा हल निकाल लिया कि उससे हमारे मसले हल हो गए। मिसाल के तौर पर, आप कोलैबोरेशन का लफ्ज़ यूज़ करते हो। मिसाल के तौर पर आप कहते हो, पाकिस्तान टर्की कोलैबोरेशन से हमने मेट्रो या ऑरेंज ट्रेन या जो जिसके साथ भी किया आपने, आपने चला ली है, आपने कोलैबोरेट किया। इसी तरह आप कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके एक प्रोजेक्ट पे काम कर लेती है। तो इसको कहते हैं कोलैबोरेशन। और इसके लिए बिफ़ोर मैं आगे आपको पढ़ाऊँ इसका डिटेल,
आपको तस्वीर तो खैर नज़र आई, स्टैटिक नज़र आ रही है। मैं आपको इस पर एक छोटी-सी बात बता देती हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये ज़िंदगी के असूल भी हैं। ये आपके घर भी काम आते हैं, आपके ऑफ़िस में भी काम आएँगे। ये एक कहानी है ऑफ अ, मेरा ख़्याल है कि ये मैंने शायद स्टोरी पहले आपको सुनाई हो कि नहीं ना सुनाई हो, मैं भूल गई हूँ। लेकिन उसमें मैंने ये बताती हूँ हमेशा कि 2 शेफ़ हैं, जिनके हाथ में एक ऑरेंज लगा और एक कहता है मैंने ऑरेंज पकड़ना है, मैंने देख लिया, दूसरा कहता है मैंने देख लिया और वो आपस में पूछते हैं तुम्हें क्यों चाहिए ऑरेंज? तो वो कहता है कि मुझे इसका अंदर से गूदा चाहिए और दूसरा कहता है कि मुझे उसकी छिलका चाहिए। उसको भी पूरा मिल गया, उसको भी पूरा मिल गया। ये कोलैबोरेशन की मिसाल है। और कोलैबोरेशन की एक मिसाल और देती हूँ हमेशा कि 2 लोग हैं, एक कंपनी में काम करते हैं। एक ने अपनी सेल को ओके किया और 100% क्रेडिट पे चीज़ें बेच दी। लेकिन जब रिस्क मैनेजमेंट टीम ने, उसकी हेड ने देखा कि जिस पर्सन को आपने ओके किया है, क्रेडिट पे, उधार पे सारा देना है, मिलियंस का आपने उसके साथ किया है कॉन्ट्रैक्ट और बड़े दिनों से आप उसके साथ लगे हुए हैं, आपका बड़ा क्लाइंट है वो। लेकिन जो दूसरी डिपार्टमेंट है उसने एनालिसिस किया और उसने कहा कि ये जो जिस कंपनी को ये दे रहे हैं क्रेडिट पे चीजें, उसकी तो वर्थ ही नहीं है। वो तो ऐसी कंपनी छोटी सी आज डूब गई, तो डूबने के बाद भी हमारे पैसे पूरे नहीं कर पाएगी, तो वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और फिर एक मीटिंग बैठती है और कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है और वो ये कहते हैं, बैंक को इन्वॉल्व करते हैं। बैंक जो है वो उसके हिस्से के सारे पैसे पे करता है और वो पर्सन बैंक को किस्तों में लौटाता है। उन्होंने हमेशा के लिए एक कोलैबोरेशन कर ली, किसके साथ? बैंक के साथ। तो दे वर वर्किंग ऑन इट। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये ज़िंदगी में, ऑफ़िस की ज़िंदगी में ये काम चलते रहते हैं। इन सारी कैफ़ियत को अगर आप देखें, तो मैं दोबारा से आपको बताऊँगी कि ये जो सिचुएशन है कोलैबोरेटिंग, ये बहुत आइडियल सिचुएशन है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि आपको 100% सैटिस्फैक्शन भी मिल जाए, अपनी बात भी मानी जाए और आप जो है अगले की बात भी पूरी 100% मानी जाए। ऐसी सूरत को हम विन-विन कहते हैं। जो अच्छे लोग हैं, जिनके दिल अच्छे होते हैं, वो हमेशा विन-विन सोचते हैं। वो कहते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि सबको फ़ायदा हो जाए, तो वो विन-विन कैफ़ियत है। विन-विन का मतलब है तुम भी जीते, मैं भी जीता। अगर हम कॉम्पीटिंग पे आ जाएँ, मुकाबले पे, तो ये गेम है या तो विन-लूज़ की या लूज़-विन की। विन-लूज़ होगा अगर मैं जीत गई, आप हार गए तो विन-लूज़ हो गया। अगर मैं हार जाती हूँ और आप जीते हैं, तो ये लूज़-विन की कैफ़ियत हो गई। अवॉइडिंग में हम चूँकि बात ही नहीं कर रहे, हम जान छुड़ा रहे हैं, सब कुछ छोड़ रहे हैं, तो कोई विन ना किया। इसका मतलब है कि हमने उस मौके से फ़ायदा नहीं उठाया और हम लूज़-लूज़ कर गए हैं। आप भी लूज़र हैं, हम भी लूज़र हैं, लूज़-लूज़ हो गया। एकॉमोडेटिंग स्टेज आती है जिसमें आपकी कैफ़ियत ये है कि अगर आपने किसी पर्सन को अपनी जगह दी है, तो आप लूज़-विन में आ गए और उसने आपको जगह दी है, तो आप विन-लूज़ में आ गए। विन-लूज़ तो हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? किसी का कोई यानी फ़ोर्स नहीं किया गया और जो कॉम्प्रोमाइज़ स्टेज आती है, वो लूज़-लूज़ स्टेज है। क्योंकि ना आपको पूरा मिला, ना मुझे पूरा मिला। हम इनकम्प्लीट सैटिस्फैक्शन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है जी? ये पूरी बात समझ में आ गई। अब हम इसकी डिटेल को पढ़ते हैं। आई होप कि ये आपको वैसे भी आपकी लाइफ में आपको बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहले आगे अवॉइडेंस यानी अवॉइडिंग, उसका नाउन है अवॉइडेंस यानी जाने देना। आप भी जाने दें, मैं भी जाने दूँ। उसके लिए मैंने एक लफ्ज़ को हाइलाइट किया विथड्रॉइंग। विथड्रॉ का मतलब है कि आपने अवॉइड किया, आपने विथड्रॉ कर लिया, छोड़ दिया, आप नहीं खेल रहे। और यहाँ पे लिखा है हियर अ पार्टी नीदर परसूज इट्स कंसर्न्स। परसू मीन फॉलो करना, कंसर्न कहते हैं अपने मसाइल, आपकी जो आपके मसाइल हैं, जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो आपके कंसर्न्स हैं। पार्टी ना ही परसू करती अपनी कंसर्न को, नॉर दोज ऑफ द ओपोनेंट पार्टी, और ना ही
जो मुखालिफ पार्टी है उसको आप यानी फॉलो करते हैं, उसके गोल्स को फॉलो करते हैं। तो होता क्या है, इट डज नॉट एड्रेस द कॉन्फ्लिक्ट। मैंने आपको पहले भी लफ्ज एड्रेस सिखाया था। एड्रेस के दो मतलब होते हैं, बल्कि तीन मतलब होते हैं। एक तो एड्रेस होता है आपके घर का एड्रेस है, आपके ऑफिस का एड्रेस है। दूसरा एड्रेस होता है किसी को पुकारना। आपने कहा, आप किसी को कैसे एड्रेस करोगे? उसको सर कहोगे, मैडम कहोगे, मिस्टर कहोगे, क्या कहोगे? तो उसको एड्रेस यानी पुकारना। और एक एड्रेस है यहाँ पर मसले को हल करना। और एक वो भी एड्रेस इवन होता है, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग एड्रेस करते हैं, स्पीच में एड्रेस करते हैं, बल्कि ये तीन आ गए। और चौथा है एड्रेस समथिंग लाइक सॉल्व द इशू। आपने कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना है और एड्रेस करना है। रादर सिंपली रन्स अवे फ्रॉम इट, आप उससे भागते नहीं है। तो कहता है यानी सिंपली रन, इट डज नॉट एड्रेस द कॉन्फ्लिक्ट, रादर सिंपली रन्स अवे फ्रॉम इट, बल्कि वो इससे भाग जाते हैं। यहाँ पर है कि भाग गए और उन्होंने मसले को हल ना किया। अ पार्टी में रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मीन पहचान करना, दैट द कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट, कि कॉन्फ्लिक्ट तो है, मौजूद है, बट वॉन्ट्स टू ईदर विदड्रॉ फ्रॉम इट्स, या तो इसे दूर भागती है, और सुप्रेस इट, या उसको दबा देती है। जो सुप्रेस करना है, इसके लिए अंग्रेज ने एक बड़ा अच्छा मुहावरा इस्तेमाल किया। वो कहता है स्वीपिंग अंडर द कार्पेट, एक मुहावरा यूज करता है। अब अगर मैं इसको सिर्फ आपके लिए लिख देती हूँ, ताकि जिनको इंग्लिश अपनी इंप्रूव करने का होता है, स्वीपिंग कहते हैं झाड़ू देना, अंडर द कारपेट यानी आपने मिट्टी को कारपेट के नीचे क्या कर दिया, नीचे साफ करके फेंक दिया। क्या उससे मिट्टी साफ हो गई है? नहीं, आपने उसको वक्ती तौर पे छुपा दिया है, वहां ढेर लगा दिया है। तो इसी तरह वो कहता है कि आप सुप्रेस कर देते हो, आप इसे दबा देते हो। इट मेक्स द पार्टी टू अवॉइड अदर पार्टी, तो ये पार्टी को यानी एक पार्टी दूसरी पार्टी को अवॉइड करती है। इट हैज कॉन्फ्लिक्ट विद, जिसके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट है, एंड सिंपली इग्नोर्स वट एवर एंड हु एवर इट एग्रीज विद, और इससे कौन एग्री करता है, कौन या क्या एग्री होता है, वो नहीं मानती। इसलिए मैंने इसकी कंडीशन लिखी है लूज लूज। जो दोनों पार्टियां हैं वो लूजर्स हैं। जैसे आजकल एक बड़ा हम यूज करते हैं ना वर्ड लूजर, क्या उसने कोई फायदा नहीं उठाया खुद भी और अगले को भी नहीं उठाने दिया, तो हम कह देते हैं बड़ा लूजर है ये। तो ये लूज लूज गेम है। और ये मैं एक चीज क्लियर कर दूं आप सबको, लूज के स्पेलिंग LOSC मीन खो देना। और अगर इस लूज के अंदर मैं एक और ओ डाल दूं, तो इस लूज का मतलब है ढीला। ठीक है, तो वो ढीला मीन जैसे आपके जूते के लेसेस ढीले हो जाते हैं, लूज हो गए हैं। ठीक है, या आप वेट रिड्यूस करते हो तो आपको कपड़े लूज हो गए हैं, तो ये वो लूज है। और अगर आपने लफ्ज लूजर लिखना है, तो फिर भी आप इसके आगे इसी वाले स्पेलिंग के साथ आर लगाएंगे, तो ये लूजर हो जाएगा। लेकिन ये अच्छा लफ्ज नहीं है बाय द वे, लोगों को ना कहना। उसके बाद ये हो गया लूज। और फिर आपने ये देखना है कि अगर मैं इसके आगे एक और एस लगा दूं, तो ये बनता है लॉस। लॉस का मतलब है किसी चीज का नुकसान, यानी एज अ नाउन यूज होता है। तो ये इसका इस्तेमाल है, तो ध्यान किया करें, अंग्रेजी अपनी बेहतर किया करें। तो लूज लूज कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन आपकी आती है कंपटीशन। कंपटीशन में आप मुकाबला कर रहे हो। इन दिस स्ट्रेटजी वन पार्टी विंस, अदर लूजेस। मैंने आपको विन लूज लिख दिया, लूज विन कर दो। वन पार्टी फर्मली परसूज, फर्मली मजबूती के साथ, परसूज मीन फॉलो करती है, चेस करती है, डटी रहती है, इट्स कंसर्न्स, अपने मसाइल पर, अपनी जरूरियात पर, डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब है बावजूद। और अगर आप डिस्पाइट ना इस्तेमाल करें, तो इसकी जगह इंस्पाइट ऑफ करते हो। दोनों का एक ही मतलब है, वो लंबा है, ये छोटा है। डिस्पाइट द रेजिस्टेंस ऑफ द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी, रेजिस्टेंस का मतलब है मुजाहमत करना। दूसरी पार्टी आपसे मुजाहमत कर रही है, लेकिन आप फिर भी डटे रहती है। हेयर द विनर इज वेरी ऑब्वियस। आमतौर पे जो कंपनीज होती है ना, या दो मैनेजर अपने अपनी बजट पर डटे हैं कि मैंने बजट अप्रूव कराना है, दूसरा कहता है मैंने कराना है, तो विनर इज वेरी ऑब्वियस का मतलब है विनर जो होता है ना वो बहुत वाजे है,
एंड क्लियर है, पता चल जाता है, जिसकी पहले से कोई लोगों की तरफ से, जैसे आपको मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोगों का ये था कि जो अमेरिका में इलेक्शन हुए कि जो बाइडेन जो है वो ऑब्वियस एंड क्लियर था कि वो विन कर जाएगा, क्योंकि उसने बहुत सी जगहों में अपनी जो है लूज की है, अपनी फेवर्स ट्रम्प ने। और वैसे फिर भी लेकिन हैरत ये होती है कि बहुत कहीं बड़ी विक्ट्री नहीं है, बल्कि बहुत ही क्लोज है। तो और इसीलिए शायद ट्रम्प जो है वो अब इस चक्कर में है कि मैं इसको प्रूव करूं कि ये गलत हुआ है यहाँ पे, यानी धांधली हुई है। तो विनर इज वेरी ऑब्वियस का मतलब है विनर जो होता है वो उसका बड़ा क्लियर आउट होता है एंड एंड अप मेकिंग गेन्स। एंड अप का मतलब है उसका इख्तिताम होता है इस बात पर, मेकिंग गेन्स, कि वो फायदे हासिल करता है आउट ऑफ द सिचुएशन, यानी उस सिचुएशन से फायदे हासिल करता है, फायदा उठाता है। However, this strategy might set precedents. अब ये स्ट्रेटजी जो है हो सकता है सेट प्रेसिडेंस। इस लफ्ज का मतलब क्या है? प्रेसिडेंस कहते हैं एक मयार बना लेना, एक मयार मुकर्रर कर लेना फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए, आने वाले वक्त के लिए, सच कॉन्फ्लिक्ट के वो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में आगे क्या होगा, लोग पहले ही सोच लेंगे हाँ ये पता था इसने जीतना है, पता था यही अपनी बात मनवाएगा। अब मैं आपको सेट प्रेसिडेंट की छोटी सी मिसाल और दे देती हूँ। मिसाल के तौर पर फैमिलीज में एक बड़ी दौड़ होती है बच्चों की। बच्चों की दौड़ पता क्या होती है? ये नहीं कि बच्चे कितने बच्चे हों कितने ना हों, बच्चों की दौड़ होती है कि ये रिजल्ट क्या लेके आएंगे। अब देखा जाता है जी, आपको अक्सर कहा जाता है, देखा ना वो तुम्हारे चाचे का बेटा या वो तुम्हारी ताया की बेटी, उसके कितने मार्क्स आए हैं, तुम्हारे क्यों नहीं आ सकते? तो होता क्या है, हम जस्ट अ मोमेंट, होता क्या है कि कभी कभार कोई एक बच्चा बहुत ज्यादा मार्क्स ले लेता है, वो एक प्रेसिडेंस सेट कर देता है, एक मयार सेट कर देता है, और बाकियों को उस तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना? एक फैमिली है बहुत अमीर हो जाती है, अब उससे ज्यादा अमीर को ओके कौन दिखाए? तो एक आप प्रेसिडेंट सेट कर देते हो, एक मयार सेट कर देते हो, एक स्टैंडर्ड बना के रख देते हो, ताकि आइंदा भी उसको देखकर लोग चलते हैं, उसी तरह ही फैसले होते रहते हैं। ठीक है? और एक कंपनी में अक्सर ऐसा हो जाता है एक जगह पर कि जो लोग हमेशा से जीतते चले आते हैं फिर वही जीतते रहते हैं। ठीक है ना? आपको इलेक्शन में भी देखा होगा आप लोगों ने कि जिस हल्के से एक पार्टी जीतती है वो हमेशा पूरी कोशिश करती है कि हमेशा उस हल्के से जीते। इसके बाद एकोमोडेशन, आपने लोगों को एडजस्ट किया। इट इज ऑल्सो नोन एज स्मूदिंग। स्मूदिंग होता है ना सॉफ्ट कर देना। इट इज अबाउट एकोमोडेटिंग द कंसर्न्स ऑफ द अदर पार्टी, दूसरों के मसलों को एकोमोडेट करना, हल करना। फर्स्ट पार्टी फर्स्ट रादर देन here party one party loses or gives in to accommodate the other party। यहाँ पर एक पार्टी जो है वो लूज करती है और एक विन कर देती है और accommodate करती है। This practice encourages the other party and the conflict situation is diffused। एक पार्टी दूसरी पार्टी को encourage करती है कि कोई बात नहीं, हम आपकी बात मान लेते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन इज डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज का मतलब है घुल जाना, खत्म हो जाना, वो वहां पर ही सॉल्व हो जाती है। दिस कैन बी रिगार्डेड एज एन अपीजिंग एफर्ट। अपीज कहते हैं किसी चीज को दबा देना या कंफर्टेबल कर देना, बाय अ पार्टी टुवर्ड्स इट्स ओपोनेंट। अपनी ऑपोजिशन को वो सॉफ्ट कर देती है, स्मूथ कर देती है। इट इज सेल्फ सेक्रीफाइसिंग इन नेचर। सेल्फ सेक्रीफाइसिंग का मतलब है खुद को कुर्बान कर देना। इसमें एक पार्टी खुद को कुर्बान कर देती है, लेकिन अपनी खुशी से। उसके बाद है जी, लेकिन ज्यादातर ऐसा भी नहीं होता है, लेकिन चलें आप कह लें कैसे होता है। उसके बाद आते हैं कॉम्प्रोमाइज में। इन दिस स्ट्रेटजी बोथ द पार्टीज गेट समथिंग बाय लेटिंग गो ऑफ समथिंग। लेट गो ऑफ का मतलब है जाने देना। कहते हैं, ठीक है ना, कि आपने लेट गो कर दिया, ये लेट गो ऑफ कर दिया, किसी चीज को जाने दिया। इट गोज फॉर अ म्यूचुअली, म्यूचुअली का मतलब है बाहमी तौर पर, म्यूचुअली बाहमी तौर पर एक्सेप्टेबल सोल्यूशन दैट
पार्टीज सेटिस्फाई बोथ द पार्टीज, यानी ऐसी सोल्यूशन लेते हैं जो दोनों पार्टी को सेटिस्फाई कर देता है. दिस improves द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ पार्टीज. हाउएवर नन ऑफ द पार्टीज, यानी दोनों में से कोई पार्टी गेट व्हाट इज एक्चुअली वांट, जो वो चाहती है. बोथ सेक्रीफाइस, दोनों कुर्बानी देते हैं. देयर इज नो क्लियर विनर, उनका कोई विनर नहीं है, और लूजर. एंड द कॉम्प्रोमाइज and the compromised outcome leads towards an incomplete satisfaction. यही जो मैंने आपको लफ्ज कहा था ना कि उसकी आत्मा जो है वो भटक रही है, सॉरी. तो आपने कहना है कि nobody is going to have a complete satisfaction because I let go of something I was very much concerned about it, something I liked actually, something was very important for me, मगर मैंने जाने दिया और आपने भी उसको करने दिया, जाने दिया. तो आप इसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं. जैसे मुझे इस पे बात एक याद आती है कि आप लोगों को शायद पता हो कि ना पता हो, हिस्ट्री का वाकया है. एक ना वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड्स, आपको पता है ना, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बहुत सारे हैं. लिस्ट है, बदलती रहती है वैसे ज्यादातर. आईफल टावर उसके अंदर आता है, पिरामिड्स आते हैं इजिप्ट के, ताजमहल भी आता है, ठीक है. उसमें ना एक हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन भी आता है. आपने अगर उसकी कहानी पढ़ी हो, ना पढ़ी हो तो चेक कीजिएगा. जैसे बेबीलोन जगह है, उसके एक रिवर भी है वहां पे. उस पर एक बड़ा खूबसूरत सॉन्ग भी था. जिन लोगों को शौक है सॉन्ग का, वो आई थिंक बोनी एम का सॉन्ग है एक बेबीलोन के ऊपर. तो वो उससे सॉन्ग, उस पे बहुत पुराना सॉन्ग है ये. तो बेबीलोन के जो थे ना हैंगिंग गार्डन्स. अब ये हैंगिंग गार्डन्स क्या होते हैं? क्या वो लटक रहे थे या वो फजा में कहीं लटक रहे थे? उस पे पता है क्या था, एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी है कि वहां पे वो जो जगह थी ना, बेबीलोन, वहां पर कहते हैं कि बिल्कुल ही वो नहीं था, बहुत ड्राई जगह थी. उसकी जो जमीन थी वो एरिड थी. एरिड मीन बहुत ड्राई, जिसमें जड़ी यानी पौधे नहीं उग सकते, फर्टिलिटी नहीं थी उसके अंदर, ठीक है. तो उस एरिड इलाके में का जो किंग था, उसने एक ऐसी प्रिंसेस से शादी कर ली जो इस इलाके से आती है, जो कि हिल एरिया था, हिली एरिया. जिस तरह कश्मीर का हमारा इलाका है, नारायण कागान का इलाका है, वहां से इस तरह के इलाका, कोयटा है, वो बहुत ही ग्रीनरी वाले और पहाड़ी इलाके से शादी होके आ जाती है. अब वो वहां पर आती है तो उसको तो आदत है ठंडी जगह पर रहने की, घूमने की. तो वो बेचारी इतनी परेशान हो जाती है यहाँ तक कि ये फैसला किया जाता है कि शी वांट्स टू गो बैक टू हर होमलैंड, जो उसके फादर जहाँ रहते हैं वहां जाना चाहती है. तो उस जमाने का बड़ा ही जबरदस्त, आप समझ लीजिए, किंग है. तो उसने फिर गार्डन बनाया, बहुत सारी मट्टी, इतनी ज्यादा मट्टी लाकर पहाड़ उसके बना दिए गए, और फिर उसके अंदर टेरेसेस बनाए, जिस तरह सीढ़ियां होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी. हर टेरेस के ऊपर उन्होंने ग्रीन जो है ग्रीनरी उगाई, और साइड पर उन्होंने एक नहर बनाई, पानी लाकर कहीं से उसको यानी डायरेक्ट कर कर. और वहां से फिर पानी से एक होती थी, अगर आप चाहो तो इसको इंटरनेट पे चेक कर सकते हो, बकेट्स, चेन के ऊपर बहुत सारी बकेट्स, बाल्टियां, और नीचे एक पुली होती थी जिसके ऊपर चेन घूमती थी, और चेन के जगह जगह बाल्टियां लगी हुई थी. तो वो एक माली जो थे उनका सुबह और शाम वो बेचारे हाथ से ना घुमाते थे उस पुली को, और वो नीचे से बाल्टियां, एक एक बाल्टी जो पानी से टच करके आती थी और ऊपर वो हर टेरेस पर गिरती थी. उसका फासला इस तरह रखा हुआ था, और वो उसको देते थे, और वो सारे बाग जो थे वो हरे हो गए, और वो बिल्कुल ऐसी जगह बन गई थी जिस तरह की वाकई एक बहुत ही बड़ा पैच, पता नहीं कितने मील का था, जिस पर उसने बनाया. तो मैं ये कहने लगी हूँ आपको कि लोगों ने बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज किया हुआ जिंदगी में. ये मैं आपको फन के लिए स्टोरी सिर्फ बता रही थी. और वैसे भी मैं आपको हमेशा कहती रहती हूँ, नॉलेज बढ़ाया करो अपना, पढ़ा करो. बहुत सारी चीजें पढ़ने से बहुत ज्यादा चीजें समझ में आती है. तो ये मैं बता रही हूँ कि दोनों, ये पता नहीं तुमको हो गया कि ये क्या था, एकोमोडेशन थी कि कॉम्प्रोमाइज था. शायद कॉम्प्रोमाइज ही था, कि उसमें खातून भी फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेती है कि चलो कुछ मीलों तक तो खूबसूरती है ना, कि मैं इसको बर्दाश्त कर लेती हूँ. तो ये जी आपका लूज लूज सिचुएशन आ गई. इसके बाद एक कोलैबोरेशन, लास्ट वन,
both the parties enjoy win-win situation. It makes everyone win. It seems conflict as an opportunity to arrive a mutually beneficial result. अब वही बात होगी जो आपको पहले बताई थी कि आप ये कहेंगे कि दाग तो अच्छे होते हैं, कि अच्छा हुआ कि जी हमारी बहस तो हो गई, लेकिन उससे हमने एक नई चीज निकाली जिससे सबको फायदा हो गया। ठीक है। अब आपने जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपने क्रेडिट पे चीजें बेच दी, तो आपने बैंक को इन्वॉल्व किया, बैंक का भी भला हो गया, उस पर्सन का भी भला हो गया, दोनों डिपार्टमेंट भी खुश हो गए और आइंदा के लिए अच्छा मसले का तरीका हल हो गया। It identifies the principal concern. Principal mean main, concern mean masla of the opponents, जो opposite लोग हैं, and arrives at a solution that meets each party's concerns, जिससे कि दोनों पार्टी के मसाइल को आपने मीट किया। This state is pretty difficult to acquire. Pretty mean काफी, काफी कहते हैं ना pretty difficult, यहाँ pretty से मुराद खूबसूरत नहीं है, pretty hard कहते हैं, it is pretty hard, ये बहुत मुश्किल है। इट इज प्रिटी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है टू एक्वायर, इसको हासिल करना, एज क्योंकि टू पार्टीज कैन हार्डली फाइंड अ वे वेयर बोथ कैन रिमेन एब्सोल्युटली हैप्पी, इसमें दोनों जो है खुश रहेंगे। एंड ऑल्सो समवन माइट एंड अप, और आपका ये भी हो सकता है कि आप एंड अप करें विनिंग समथिंग ही और शी नेवर वांटेड, और कभी कभार हमें वो चीज मिल जाती है जो हमने कभी सोची भी नहीं थी और या हमें चाहिए भी नहीं थी। ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे हम कभी नहीं चाहते थे बैंक को भी अपने साथ इन्वॉल्व करना, लेकिन अब मजबूरी है, बैंक को भी साथ करना पड़ा ताकि हमारी जिंदगी जो है उसका सिलसिला चलता रहे। तो ये आपका 4 हमने तरीके 5 तरीके हमने समझे। अब हम आते हैं इसका अगला जो टॉपिक है वो क्या है? तो अभी आपको याद है ना क्या आपने सीखा है? अवॉइड करना, कम्पीट करना, कॉम्प्रोमाइज करना, एकोमोडेट करना, कोलैबोरेट करना। ठीक है, ये तरीके हैं आपके। अब है ये इसका इस टॉपिक का लास्ट है। पहले मैं ये टॉपिक जब खत्म कर लूंगी तो पहले मैं आपको क्या कराऊंगी, एमसीक्यूज। आप आज आज आपके पास 20 एमसीक्यूज हैं और उसमें 3-4 ऐसे होंगे जो आपके एग्जैक्टली 2 सेट में से नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने सिलेबस में वो पढ़ा जरूर हुआ है, तो आपने वो आप करें, साथ ही आपकी रिवीजन भी उस चीज़ की हो जाएगी और आपको संडे को अगले 2 सेट में आपको दूँगी, तो फिर आप उस पर तैयारी करेंगे और फिर आपको एमसीक्यूज़ आएँगे। कल भी एमसीक्यूज़ हमने करने हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जी है कॉन्फ्लिक्ट को स्पीच के ज़रिए, आपने स्पीच कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, बात करके मसले को हल करना है। आप कैसे करेंगे? इसके लिए तरीका पहला है नेगोशिएशन। निगोशिएट करने का होता है कि आप मसले को हल करने के लिए आप एक दूसरे से खुद बात करें। आप जब निगोशिएट करते हैं ना, 2 पार्टीज खुद बैठ के निगोशिएट करती हैं और उसमें तीसरी पार्टी नहीं आती। ठीक है? आप खुद ही, जैसे निगोशिएशन होती है ना, जैसे आप जॉब पे जाते हैं, तो आपको बॉस, आपका जो भी आपका जिसने आपको हायर किया, वो कहता है जी आपका स्टार्ट है, आप 40,000 लेंगे या 50 लेंगे। तो आप आगे से पूछते हैं कि इज इट निगोशिएबल, क्या ये इस पे हम बात कर सकते हैं कि ये आपकी तरफ से फिक्स्ड है? तो वो अगर आपको जाने नहीं देना चाहते तो वो कहेंगे नहीं ये थोड़ा निगोशिएबल है, तो इसका मतलब है चलो 50 कह रहे हैं तो 60 शायद दे ही दे, 60 नहीं तो 55 तो जरूर दे देंगे। तो इस तरह करके आप इसे निगोशिएट करते हो। और निगोशिएट हम तब भी करते हैं जब हम किसी चीज से बार्गेन करते हैं और हम किसी को कहते हैं कि ये पैसे कम कर लो, और फिर उस पे हम कॉम्प्रोमाइज एंड में एक पॉइंट के ऊपर हम एग्री कर जाते हैं। Negotiation refers to the discussion among two or more people with an objective, मकसद, of reaching, पहुंचना, an agreement, हम डिस्कस करते हैं ताकि हम किसी एग्रीमेंट पे पहुंचे। It is all about the interaction of influences. ये निगोशिएशन क्या है? इन्फ्लुएंस करने की इंटरेक्शन है। जो बंदा ज्यादा इन्फ्लुएंस कर जाएगा वो जीत जाएगा। जिसकी बात आपने कन्विंस हो गए, आप वो जीत गया। चाहे वो चीजें खरीदनी है, कोई फैसला करना है, कोई झगड़ा खत्म करना है, आप निगोशिएट कर लो। अगला पॉइंट है मीडिएशन।
ये लफ्ज़ है मीडिएशन। जी, मीडिएट करना होता है बीच में आना। इसमें क्या होता है, इज अ डेलिब्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस। डेलिब्रेट होता है खुद से, जानबूझकर, समझते हुए करना। कॉन्फिडेंशियल मीन छुपा के रखना। इन विच एन इम्पार्शियल थर्ड पार्टी, एक थर्ड पार्टी है जो इम्पार्शियल है, न्यूट्रल है, मीडिएटर उसको कहते हैं, हेल्प्स पीपल डिस्कस डिफिकल्ट इश्यूज एंड सेटल एन एग्रीमेंट। वो लोगों को मदद करते हैं कि आपका झगड़ा अगर है तो इसको पहले डिस्कस करो और फिर एग्रीमेंट पे आओ। फंडामेंटल स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स इन द प्रोसेस इंक्लूडिंग गैदरिंग इंफॉर्मेशन, framing the issue, constructing alternatives, bargaining, formalizing। अब इसमें ये सारे प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले हेल्प की जाती है इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने पर, ताकि कहीं हम ऐसा फैसला तो नहीं कर रहे कि हमें पूरी बात का पता ही नहीं है। अगर हमें पूरी बात का पता ना हो तो हम कभी भी सही फैसला नहीं कर सकते। उसके बाद फ्रेमिंग द इशू, कि आपने मसले को फ्रेम करना। फ्रेमिंग द इशू का मतलब पता है क्या होता है, बाज़ औक़ात हमें पता ही नहीं होता कि असल मसला क्या है, तो आपने पहले इशू को फ्रेम तो कर लो, आप इसके किसी पॉइंट में लेके तो आओ। फिर कंस्ट्रक्टिव अल्टरनेटिव का मतलब है कि किसी चीज़ का बदल, यानी आप उनको ये कहें कि अगर आपको ए पॉइंट नहीं पसंद तो आप बी ट्राई कर लें, आप सी ट्राई कर लें, लेकिन मसला ना छोड़ें। तो आप क्या करते हैं, अल्टरनेटिव यानी उसका निमुल बदल आप उसको देते हैं। बार्गेनिंग, थोड़ा वो छोड़ते हैं, थोड़ा आप अपनी पॉइंट से छोड़ते हैं। एंड फॉर्मलाइजिंग, और आप एक रूल बना लेते हैं। फॉर्मलाइजिंग एग्रीमेंट, हाँ जी, एक एग्रीमेंट को बना लेते हैं। पार्टीज इन मीडिएशन, जो पार्टीज होती है इसमें दोनों, क्रिएट देयर ओन सोल्यूशन एंड द मीडिएटर डज नॉट हैव एनी डिसीजन मेकिंग पावर ओवर द आउटकम। आउटकम मीन रिजल्ट, जो उनका रिजल्ट होता है ना, उसके ऊपर वो क्या करते हैं, डिसीजन अपना नहीं देते। लोग खुद अपना डिसीजन लेते हैं, आप उनको सिर्फ हेल्प आउट करते हैं ताकि वो सिचुएशन को सही तौर पर कुछ और तरीके से समझ सके। इसके बाद एक तीसरा तरीका, इसे कहते हैं कंसिलिएशन, यानी कंसिलिएटर। कंसिलिएटर कौन है, जो कि जिसे कहते हैं ना मुसालिहत कराने वाला, वो आपकी मुसालियत कराता है। और इस सिचुएशन में, मीडिएटर में ऐसी सिचुएशन नहीं होती उसके लिए कि लोग आपस में बात नहीं करते, जबकि कंसिलिएटर वो होता है, वो ऐसे लोगों को बात करने पर लेके आता है जो आपस में बात ही नहीं कर रहे होते, ऐसे लड़े हुए होते हैं कि वो बात करने को राजी नहीं होते। ठीक है, अब जैसे खुदा ना खासा फैमिलीज में लड़ाई हुई हो जाए, तो लोग जो होते हैं वो अपने स्पीकिंग टर्म्स पे नहीं होते, बात ही नहीं कर रहे होते। तो आप कंसिलिएटर उनकी मुसालियत कराता है और उनको आपस में बात करने पर लेकर आता है, फिर बात करते हैं तो मसला हल हो जाता है। ये है कंसिलिएटर। इसमें लिखा हुआ है इज द लीस्ट इंट्रूसिव ऑफ थर्ड पार्टी प्रोसेसेस। लफ्ज इंट्रूसिव जो है वो किससे निकला, आपको मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ नीचे, आप जरा मेरे देखो वर्ड्स को। लफ्ज होता है इंट्रूड। इंट्रूड का मतलब है मुदाखलत करना, ठीक है। और इंट्रूजन, मुदाखलत को कहते हैं कि हमें आपकी इंट्रूजन पसंद नहीं है, हमें आपकी मुदाखलत नहीं पसंद। तो जो बंदा इंट्रूजन शो करता है उसे इंट्रूसिव कहते हैं, कि उसका सिचुएशन इंट्रूसिव है। तो यहाँ पर लीस्ट इंट्रूसिव का मतलब है सबसे कम मुदाखलत करता है थर्ड पार्टी के तौर पे। अ न्यूट्रल पर्सन टू एवरीबडीज लाइकिंग, हर बंदा उसको पसंद करता है, इज सिलेक्टेड, उसको हम सिलेक्ट करते हैं, टू सर्व एज अ कंसिलिएटर, कि वो मुसालियत कराने वाला बनता है। द कंसिलिएटर सर्व एज अ गो बिटवीन, उसका काम है दोनों के बीच में जाना। टिपिकली कंसिलिएटर मीट्स इंडिपेंडेंटली एंड सेपरेटली विद ईच पार्टी to in order to convince the parties to proceed with the other party with each other। यानी वो इंडिपेंडेंटली हर एक को मिलता है और कहता है कि बात तो करो, कन्विंस करता है। Thus the conciliator's primary role is to re-establish or get better the communication between the parties। और उसका पहला काम होता है कंसिलिएटर का कि उसका प्राइमरी रोल ये है कि वो री एस्टैब्लिश मीन दोबारा से रवा करता है,
गेट बेटर, बेहतर करता है पार्टीज के बीच में कम्युनिकेशन को, जब वो लोग इतना लड़े हुए होते हैं कि बात नहीं करना चाहते। When the parties are too angry to speak with each other, a conciliator may be all that is needed, कि उस वक्त सबसे ज्यादा जिसकी चीज की जरूरत है वो एक कंसिलिएटर होता है। ठीक है, ये मैं आपको, यानी कंसिलिएटर वो पर्सन है जो मुसालिहत करवाता है। द लास्ट वन इज आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर लफ्ज निकला है और ये है आर्बिट्रेशन से। आर्बिट्रेटर एक तो वो था ना, लोगों ने मजाक, इस लफ्ज से हमेशा लोग मजाक उड़ाते हैं। आर्बिट्रेटर कहते हैं जो आई थिंक जो जज होता है, जज को कह सकते हैं, ज्यूरी को, अटॉर्नीज जो होते हैं उनको आप कह सकते हो आर्बिट्रेटर। एक आर्बिट्रेटर की जिसे कहते हैं ना, हाँ मुझे याद आ गया, एक मुहावरा होता है उसे कहते हैं बंदर बांट। बड़े देसी किस्म के जो होती है देसी उर्दू होती है, वो लोग इसको यूज करते हैं वर्ड। बंदर बांट का मतलब है कि दो बिल्लियों में जो लड़ाई हुई, उनके पास एक piece of bread था or they couldn't decide कि what to do with that. One was saying this is mine, the other was saying this is mine. What they did, they reached a monkey, उसके पास चले जाते हैं, and the monkey is going to be the arbitrator. वो जज बन जाता है, उसे कहते हैं कि वो कहता है let's decide. वो एक तराजू पकड़ता है, रोटी को आधा करता है, एक हिस्सा जान के बड़ा करता है, जब वो रखता है तो वो भारी हो जाता है, उसको थोड़ा सा और ज्यादा तोड़ के खा लेता है और कहता है इन ऑर्डर टू इक्वल इट, या इसको इक्वलाइज करने के लिए पुअर मंकी जो है इज गोइंग टू ईट द पार्ट, वो खा लेता है। तो जब वो जिसको ज्यादा खा लेता है तो वो अब छोटा हो जाता है, तो करते करते सारी रोटी उसके पेट में चली जाती है। तो कुछ लोग वाकई बहुत बुरे होते हैं, वो लोगों को कोई फायदा नहीं देते, उनके अंदर नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा नेगेटिव उनकी सोच होती है। तो ऐसे में कभी भी वो लोग जो हैं वो दूसरों के डिस्प्यूट्स को खत्म क्या करना है, उनको इस तरह से रखते हैं कि हमेशा मसला रहे इनका। और आप ये सोचें कि कभी कभार अगर आप, मैं कभी कभार इस चीज पे एनालिसिस करती हूँ कि पाकिस्तान इंडिया की पार्टीशन जब होती है, तो मुझे ऐसे लगा कि कई दफा मैं सोचती हूँ कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने तो जाना ही था, जाना भी था जरूरी, क्योंकि उनका एम्पायर यहाँ तक नहीं उसको विथस्टैंड कर रही थी। लेकिन वो जाते जाते वो बंदर बांट कर गए, वो इस तरह से कर गए कि दे डिवाइडेड द पार्ट्स इन अ वे कि अभी तक डिस्प्यूटेड एरियाज, जैसे कश्मीर का एरिया डिस्प्यूटेड है, तो उन्होंने इस तरह से इस खित्ते को डिवाइड किया कि वो उसके अभी तक कोई सेटलमेंट नहीं हो सकी। तो अब बताने लगी हूँ, आर्बिट्रेशन इज अ प्रोसेस में थर्ड पार्टी, न्यूट्रल थर्ड पार्टी है। आफ्टर रिव्यूइंग एविडेंस, रिव्यू करना, एविडेंस मीन शहादतें, सबूत, तो सबूत को रिव्यू करते हैं। एंड लिस्निंग टू आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, और दोनों साइड से आर्ग्यूमेंट सुनकर इश्यूज अ डिसीजन टू रिजॉल्व द केस, और एक इशू दे यानी रिजॉल्व करते हैं केस को और एक डिसीजन देते हैं। आर्बिट्रेशन इज ऑफन यूज्ड इन कमर्शियल लेबर मैनेजमेंट डिस्प्यूट, आमतौर पे आ जाते हैं जब जैसे से लेबर यूनियन के मसले या ट्रेडर्स के मसले, उसमें एक आर्बिट्रेटर आता है और फिर उसका ये फैसला हो जाता है। तो दिस इज द लास्ट, दैट पर्सन इज गोइंग टू बी, यू कैन से एक जज इसको कह लो, ठीक है, एक जज के तौर पर या एक ज्यूरी के तौर पर ये काम करते हैं। तो ये आपका ये टॉपिक अभी खत्म होता है। अब हम पता क्या करने लगे हैं, पहले हम वापस यहाँ पर आ जाएंगे, थोड़ा बहुत जो रह गया मैं करा दूंगी इस पेज के ऊपर। वो एक टॉपिक डिफरेंट है, मैं आपको बता दूंगी इस पे क्या करना है, मैं आपको भिजवा भी दूंगी, लेकिन आपको बताऊंगी क्या करना है आपने इसके ऊपर। तो अब हम जरा जाते हैं, आप अपनी पेन पेंसिल पकड़ लीजिए, आपको मैं टेस्ट शो करती हूँ, आप करेंगे, और फिर मैं आंसर जब करूंगी तो मैं आपको इसका बताती जाऊंगी रिजल्ट, ठीक है, साथ साथ आपको समझाती भी जाऊंगी ऐसा क्यों हुआ। तो हम आते हैं टेस्ट पर। ये आपका टेस्ट 4 है ये जी। इसको अगर कहते हैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, थोड़ा सा जूम करके, ठीक है, क्लियर हो गया अब आपको शायद। आप जरा क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें आपका पहला सवाल आ गया, और कम्युनिकेशन प्रोसेस के ऊपर आ गया है। पहला सवाल है कॉन्टेक्स्ट डिपेंड्स अपॉन, आगे आप पढ़िए जरा, जब मैं आंसर बताऊंगी
तो मैं आपको इसके बारे में बताती जाऊंगी। अब एक आंसर आया है यहाँ पर, सी है। गुड। अब ये जो बच्चा बताता है ना, इसने ज्यादातर किए होते हैं सवाल, जो आपको टेस्ट दिए होते हैं ना, उस पर आपने किए होते हैं। वेरी गुड। ठीक है, मैं जिनको फिर नहीं आता होगा ना, मैं उनको गाइड करूंगी कि ऐसा क्यों है। नेक्स्ट देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, डिस्टॉर्शन इज अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम विच रिफर्स टू। डिस्टॉर्शन कहाँ पे होती है, आप जरा देखिए। आपने नॉइज और डिस्टॉर्शन पढ़ा था बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में। जी, पहले मुस्कान का आंसर था, फिर मुस्कान ने 2A दिया है, बुशरा C कह रही है। ओके, देखते हैं, करते जाओ करते जाओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, defensiveness is a communication barrier in which a message is avoided because सी बुशरा आप लिख रही हैं, अली असगर 3D कह रहे हैं। अली असगर, आपके लास्ट टाइम इतने क्वेश्चन आप कह रहे थे कि इतने ठीक नहीं आए, अब लग रहा है कि बेहतर हो रहा है ना? ओके, आप नंबर जरूर लिखा करो जब शेयर करते हो ना, कौन से क्वेश्चन को कह रहे हो। खाली जब आप लिखोगे ना सी, तो मुझे नहीं पता चलेगा। अभी आप थर्ड का जवाब दे रहे थे। ओके, अब आपने फोर्थ पे आ जाओ। Physical noise is the interference in the delivery of the message on account of। देखिए क्या है। ओके, फोर्थ का आंसर है अच्छा जी, आप कह रही है फोर्थ का आंसर है बी। ओके, देखते हैं। ओके, ठीक है, वेरी गुड, आप जरा ट्राई करते जाओ। पांचवा, टेक्निकल नॉइज इज इंटरफेरेंस इन द डिलीवरी ऑफ द मैसेज ऑन अकाउंट ऑफ। अब देखिए इसमें क्या है, टेक्निकल। ओके, 5 आप सी कह रहे हैं। ओके, ठीक हो गया। 6 सवाल देखिए, सोशल नॉइज इज द इंटरफेरेंस इन द डिलीवरी ऑफ मैसेज ड्यू टू। सोशल नॉइज हो रहा है। अच्छा जी, और दैट्स अ 6 एक्चुअली। 6 वाले का क्या जवाब होगा? ओके, 7th वाला देखिए, साइकोलॉजिकल नॉइज इज द इंटरफेरेंस ड्यू टू। एक मुझे आंसर नजर आ रही है मुजना खान के भी। ओके, 8वें का जवाब देखिए, अ कम्युनिकेशन चैनल इज लो इन रिचनेस इफ इट। देखिए क्या होना चाहिए।
ओके, 9th क्वेश्चन देखिए जी। मुर्तजा नवीद ने भी 5A लिखा हुआ है। बुशरा कर रही हैं। ओके, बुशरा सेज 6B एंड 7C। अच्छा, देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। 9th का आंसर देखिए, सिमेंटिक नॉइज is the interference in the delivery of the message on account of what? हम्म 9th का जवाब क्या है? 8B कह रहे हैं, 9th D कह रहे हैं। ओके, मुस्कान का जवाब है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अभी नहीं मैं बता रही, अभी मैं ठीक सिर्फ आपको कह रही हूँ कि ठीक है, आप करते जाओ। 10th है, नॉइज डज द फॉलोइंग। उसमें एक मिनट ठहरिएगा, इसको मैं हम्म, ये इसका डी पॉइंट है, enhances the quality of message। ठीक है, noise does the following: focuses wandering thoughts, causes listener to listen to the message carefully, distort, interfere with the message, enhances the quality of the message। 11th क्वेश्चन देखिए, which of the following is not a non-verbal communication technique? इसमें फर्म हैंडशेक नॉन वर्बल टेक्निक नहीं है। ठीक है, साइंड इनवॉइस, यॉर्निंग, इनफॉर्मल ड्रेस। 11th का आंसर क्या आपने लगाया? 11 का बी लगा हुआ है। अच्छा, मुर्तजा ने अली असगर ने लगाया। ओके, गुड। आगे देखते हैं जी, 12th का, which of the following examples shows usage of internal source of information? आप देखिए इनमें से कौन सा इंटरनल सोर्स है? क्वेश्चन नंबर 12। 12 का आंसर ए लिखा हुआ है। ओके, 13, which of the following does not contribute to effective listening skills? डज नॉट कंट्रीब्यूट है। ठीक है, ये ध्यान करेंगे आप, जब नॉट लगा होता है तो आपने उसका जो नेगेटिव है वो निकालना होता है। ठीक है, ऑल राइट, 13 आपने कर लिया। ओके, 14th है, अ सक्सेसफुल कमेटी इज वन वेयर जी, दिस इज 14th क्वेश्चन, और 14th का आंसर क्या दे रहे हैं आप? 13 का डी आ रहा है एक स्टूडेंट का, बुशरा का। 14 का ई आ रहा है।
ठीक है, वैसे ई होता नहीं है लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में है। आइडा फॉर्मूला फॉर राइटिंग persuasive messages contains the following steps। आपको कहा था एक आध सवाल है जो डायरेक्टली इसके साथ नहीं है लेकिन आपने पहले किया हुआ है। जरा ध्यान से देखिए आइडा कौन सा है। जी, 15 का क्या जवाब है? ए। ओके, अच्छा ठीक है। 16 नेटवर्क्स आर ग्रुप ऑफ, ये लिखा हुआ नेटवर्क्स आर ग्रुप ऑफ, ये आपने टॉपिक सेपरेटली किया था। सिक्सटीन का मैं आंसर चेक करना चाहूंगी। 16 का आंसर डी दिया आपने। किसने दिया हुआ है? अली, अली असगर ने। अली असगर जो है वो उनके हालात पहले से बहुत बेहतर हो गए। ओके गुड। 17 आ गया है जी। स्टेक होल्डर्स आर पर्सन्स और ग्रुप्स हु कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज। देखिए कौन सा आना चाहिए। 17 का आंसर क्या होना चाहिए? सेवनटीन का आंसर आपका आ रहा है बुशरा का 17C। अच्छा, और यहाँ मेरे पास मुझे कुछ लोग चैट करते भी दिखाई दे रहे हैं। 17 का सी लिखा है उन्होंने भी, मुजना खान ने, और शेख मोहम्मद इनाम, आई थिंक उन्होंने सी लिखा है। सबसे अच्छी बात पता क्या होती है कि आपका किसी सब्जेक्ट के साथ डीपर अंडरस्टैंडिंग और केमिस्ट्री जब मैच करती है तो आपको सारे सवालों के जवाब आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और मुझे पता है कि बाज़-औक़ात आपको जैसे सेट मिले हुए हैं या सीए की बुक में भी हैं, कभी-कभार कोई ऐसे सवाल भी होते हैं जो लगता है कि बस ऐसे ही बने हुए हैं, पर स्टिल उनको करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि बनाने वाले जो हैं वो ज़रूर इन चीज़ों को देखते हैं, और जब आपकी बुक ही कोई ऐसे सेट नहीं है तो हो सकता है वो इधर-उधर से आपको उठाकर दे दें, बनाकर थोड़ा बहुत चेंज करके, तो आपके लिए बड़ी एक ब्लेसिंग भी है एक तरह से। जी, यहाँ पर 18 पे आ गया ओरल चैनल्स ऑफ बिज़नेस कम्युनिकेशन यूज़। जो ओरल चैनल होते हैं वो क्या करते हैं? इसका जवाब देखिए 18 का क्या जवाब है? एटीन सी। अली असगर कह रही है सी है इसका आंसर। ओके, राइट। 19th का देखिए, हाउ डज पर्सनल अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन कम्युनिकेट नॉन वर्बली। एक पर्सन की पर्सनल अपीयरेंस, और ये एक चीज की बहुत खुशी है कि आप जब सवालों के जवाब दे रहे हो तो आपको इसकी लैंग्वेज की समझ आ रही है। ये बहुत अच्छी बात है। जी, 19 का आंसर क्या होगा? 18 कह रहे हैं डी, और 19 बी कह रहे हैं। ओके, चेक करते हैं अभी। 20 है कंटेंट एंड रिलेशनशिप डिमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द एक्सियम्स व्हिच रिफर्स टू। कंटेंट एंड रिलेशनशिप डिमेंशन वाला ये बीच में सवाल आ गया है जो कि आपका वैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा हुआ है। देखिए कि कौन से वाला होना चाहिए। इससे कुछ 3-4 सवाल थे जिससे आपकी मेमोरी जो है वो रिकॉल करेगी डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स जो हमने पढ़े हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंटेंट एंड रिलेशनशिप डायमेंशन में
कौन सी वाली चीज यहाँ आ रही है? 20 का आंसर मैं देखना चाहूंगी किसने किया है। 20 का आंसर बुशरा ने लिखा है 20D। ओके, चलिए जी, इसके हम डाल के देखते हैं कि क्या है इसका जो आंसर्स क्या है। जी, इसका फर्स्ट का देखिए, कॉन्टेक्स्ट डिपेंड्स अपॉन, बिल्कुल सही, सी आंसर, बोथ इंटरनल एक्सटर्नल स्टिमुलाई, दोनों ही इसको, यानी ये इस पे डिपेंड करता है और फिर चीज का माहौल बन जाता है। एक आपके अंदर की कैफियत है और एक बाहर की, दोनों कैफियत मिलती हैं तो फिर एक चीज का माहौल बनता है और फिर आप बात करते हो। इसके बाद है, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन डिस्टॉर्शन इज अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम विच रिफर्स टू बी एंड सी, फॉल्टी एनकोडिंग, फॉल्टी डिकोडिंग। आपको मैंने बताया था डिस्टॉर्शन दोनों एंड्स पे होती है, या तो सवाल बनाने काम, कम्युनिकेशन या मैसेज बनाने वाला दूसरे की नीड को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता और वो मैसेज को डिस्टॉर्ट कर देता है, और दूसरा ये है कि मैसेज तो ठीक जाता है लेकिन डिकोडिंग एंड पर जिसने रिसीवर ने किया है वो इसको गलत इंटरप्रेट करता है। तो इसका आंसर ये है, डिस्टॉर्शन में अकर एट बोथ एंड्स, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, दोनों एंड्स पे। इसके बाद अगला है जी टॉपिक डिफेंसिवनेस। ये बहुत ज्यादा इस पे बात होती है। डिफेंसिवनेस का मतलब होता है कि आपने अपने आप को बचाना है, आप डिफेंसिव हो जाते हो। तो डिफेंसिवनेस इज अ, थर्ड वाला पढ़ रही हूँ, कम्युनिकेशन बैरियर इन विच अ मैसेज इज अवॉइडेड बिकॉज रिसीवर कंसिडर्ड इट थ्रेटनिंग। क्योंकि डिफेंसिव कौन होगा? रिसीवर ही होगा ना, सेंडर नहीं हो सकता, बाकी सब गलत है। और यहाँ पे जो लिखा है ना, सेंडर कंसिडर्ड इट थ्रेटनिंग, सेंडर फेल्ड टू डिफेंड द जस्टिफिकेशन ऑफ द मैसेज, ये वैसे तंग करने के लिए आपको लिखा है। जस्टिफिकेशन होता है किसी चीज के को जस्टिफाई करना, उसको साबित करना, ठीक है। और लिखा है डिफेंड्स इज क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी होता है मेरी काबिल एतबार होना, ये भी गलत है। तो रिसीवर जो है वो डर जाता है कि ये, इसलिए वो डिफेंसिव स्टैंस में चला जाता है और वो सही तौर पर आपको परफॉर्म नहीं करके देता। फिजिकल नॉइज चौथे वाला है। अच्छा, ये यहाँ पर ठहरिए, मैं चेक कर ये मैं आपको बता देती हूँ, ये गलत लगा हुआ है, ये मैंने चेक किया था, मैं कर नहीं सकी। इंटरफेरेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये इसका आंसर है, आप लोगों ने सही किया हुआ है। इसका आंसर है कि फिजिकल नॉइज जो है इंटरफेरेंस है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कोई भी आपकी हो जाए तो यू कॉल इट फिजिकल। जी, अभी कोई सवाल आया है इसके ऊपर? आप, कोई पूछ रहा है 4 वाला जो है, जी अभी मालूम नहीं, किसी ने कुछ कहा है, मैंने नोटिस किया। एक मिनट, लेट मी चेक ये क्या कह रहे हैं। अच्छा, शेख मोहम्मद इनाम ये कह रहे हैं कि आप मैसेज 3 जो है वो दोबारा समझा दें। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये एक जनरल टर्म है, ये मैंने आपको बीच में कहीं सिखाई थी। एक पर्सन डिफेंसिव जब होता है, अपने आप को डिफेंड करता है, तो वो वैसे तो उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कम्युनिकेशन के बैरियर के तौर पर अगर लेंगे तो डिफेंसिव स्टैंस में कौन जाता है? रिसीवर। इसलिए जब चूंकि वो रिसीवर जाता है तो सेंडर तो जाता ही नहीं है, इसलिए पहले में तीनों में सेंडर लिखा हुआ है, तो इससे भूल जाएं, रिसीवर कंसिडर थ्रेटनिंग, क्योंकि वो डिफेंसिव में चला जाता है, क्योंकि आपने एक बात कही, आप सेंडर हो, और रिसीवर जो है वो इस बात को समझता है कि जो आप मुझे बात कह रही हैं वो मेरी गोल्स के खिलाफ है, ठीक है। तो इसलिए वो उसको थ्रेटनिंग समझता है कि मेरे लिए, यानी थ्रेटनिंग कहते हैं धमकी देने को, नुकसानदेह होने को, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। और दूसरा हमने आपको डिफेंसिव, मैंने आपको सिखाया था वैसे, कि डिफेंसिव जब हम हो जाते हैं तो हम परफॉर्मेंस ठीक नहीं दे पाते, ये मैंने आपको वैसे अलग से टॉपिक था। ओके, ये आपको बात समझ में आ गई ना? ठीक है। अच्छा, इसके बाद है जी फिजिकल नॉइज वाला भी हो गया, क्लियर हो गया। आगे लिखा है टेक्निकल नॉइज है फेलियर ऑफ द मीडियम, ये तो आप सबको भी समझ आ गई थी। उसके बाद है सोशल नॉइज, जब आता है एज, जेंडर, सोशल क्लास, रिलीजन के डिफरेंट होने की वजह से
ये तो सोशल क्लास जब फ़र्क हो जाती है आपकी, आप डिफरेंट सोसाइटी से बिलॉन्ग करते हो, तो आपका सोशल नॉइज़ क्रिएट हो जाता है। आप यानी आप जो है अ, तमीज़ करना शुरू कर देते हो क्लास डिफरेंसेस में। जबकि साइकोलॉजिकल नॉइज़ आपका है इंडिविजुअल बायसेस, मेरे अंदर फेवरेटिज़्म है या एक्सटेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, या मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है, तो मैं उस पे ट्रस्ट लूज़ कर लूँगी, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन रह जाती है कि सी को मैं टिक कर दूँ, इट्स अ साइकोलॉजिकल नॉइज़। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन चैनल इज़ लो इन रिचनेस। अब मैं आपको ये समझा देती हूँ क्या है। इसमें लिखा है कि व्हेन आपको मैंने लो रिचनेस ये सिखाया था या हाई रिचनेस ये सिखाया था कि कम्युनिकेशन चैनल वो हाई होता है रिचनेस में जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल का कॉम्बिनेशन होता है। मसलन फेस टू फेस, उसमें वर्बल भी है, नॉन वर्बल भी है। लेकिन आपको मैंने साथ ये भी बात सिखाई थी जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन रिवाइज करा रही हूँ। मैंने आपको सिखाया था कि आपको एग्जामिनर एक सिचुएशन देगा और कहेगा, आप बताइए सिचुएशन ये है कि मैंने एक ऑर्डर एक्नॉलेज करना है, यानी आपने एक ऑर्डर भेजा, चीजें आपको बहुत सारी चाहिए, मैंने एक्नॉलेज किया, तो मैं उसके लिए मेरे पास रिचेस्ट मीडियम क्या होगा? क्या मैं फोन करूं? क्या मैं खत लिखूं? क्या मैं इंस्टेंट मैसेज करूं? या मैं कोई जो है लाइक किसी पर्सन को भेज दूं? तो आपने कहना है इसके लिए लेटर ठीक है, क्योंकि लेटर में ऑडिट ट्रेल होता है। ऑडिट ट्रेल मीन रिकॉर्ड होता है, एविडेंस होता है। वो एक बात और सिखाई थी। अब यहाँ पर क्या मसला है? कहता है लो रिचनेस में है, जिसमें लिखा है हैंडल मल्टीपल क्यूज इंक्लूडिंग। लो रिचनेस है, आपको मल्टीपल क्यूज नहीं चाहिए, पहला गलत। साइमल्टेनियसली आप वर्बल नॉन वर्बल यूज कर रहे हो, ये नहीं चाहिए, ये हाई रिचनेस होती है। दूसरे में कहता है हैंडल ओनली वर्बल क्यूज, तो आप तो कह सकते हैं कि हैंडल ओनली नॉन वर्बल भी तो हो सकता है। एक बंदा इशारा कर रहा है और आप ये लो रिचनेस में ले लेंगे, नहीं। ज्यादा अप्रोप्रिएट ये होगा हैंडल ओनली वर्बल क्यूज, कि सिर्फ आप लफ्जों की बात कर रहे हो, लफ्जों में यानी लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें कोई इशारा नहीं है, कोई और गाइडेंस नहीं है, उस सूरत में आप उसको लो इन रिचनेस कहोगे। तो ये मैंने इसमें बेहतरीन आंसर ये था, बाकी आपका जो है वो मैच नहीं करता था सिचुएशन के मुताबिक। अगला आपका सवाल था सिमेंटिक नॉइज, ये तो बहुत आसान था, ये सबको आना चाहिए। कि आपके पास है जी पहला लिखा है वीक सिग्नल्स वाया विच कम्युनिकेशन टेक प्लेस, ये टेक्निकल नॉइज है। डिस्टर्बेंस इन एनवायरनमेंट फिजिकल है। एक्सेसिव इमोशन प्रेजुडिस तीसरे वाला, ये आपका साइकोलॉजिकल है। और लास्ट वाला है ये सिमेंटिक नॉइज है। लैंग्वेज डिफरेंस हो सकता है और जार्गन का इस्तेमाल, टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल। इसके बाद है नॉइज डज द फॉलोइंग। अब नॉइज क्या करता है? उसमें है डिस्टॉर्ट्स और इंटरफेयर्स विद द मैसेज। नॉइज जो है, अच्छा अब आप ये कहेंगे, एक इसमें सुनिए बाकी, फोकसेस वॉन्डरिंग थॉट्स। नॉइज जो है फोकस कर देता है, वॉन्डरिंग मीन इधर उधर आपकी बिखरी हुई भटकी हुई थॉट्स को, गलत। कॉजेज लिसनर टू लिसन टू द मैसेज केयरफुली। नॉइज की वजह से तो मैसेज समझा ही नहीं जाता, आप कैसे उसे, यानी समझ ही नहीं आ रहा तो सुनना क्या है। लास्ट वाला है enhances the quality of message, ये भी झूठ है, गलत है। distorts और interferes with the message, मैसेज को, अब यहाँ पर आप कहेंगे लफ्ज डिस्टॉर्ट का इस्तेमाल है, ये तो डिस्टॉर्शन है, आपके पास ऑप्शन नहीं बचती। यहाँ पे डिस्टॉर्ट को एज अ वर्ब यूज किया गया है, यानी खराब कर देना, तबाह कर देना, इंटरफेयर कर देना मैसेज को, दैट यू कॉल इट नॉइस। वहां पे डिस्टॉर्शन जो आता है अलग से जब आपने पढ़ा है, वो मिस इंटरप्रिटेशन है। यहाँ डिस्टॉर्ट एज अ, ये बिल्कुल वही चीज है जैसे आपने लफ्ज मीडियम पढ़ा था, और मैंने कहा था मीडियम को एज अ मीन भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैसेज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, मैसेज एक मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। यहाँ पे लफ्ज डिस्टॉर्ट को एज अ वर्ड यूज किया है, एज अ टर्म यूज नहीं किया, इसलिए आपके पास चॉइस नहीं रह जाती, आप सी को ही ओके करेंगे। इसके बाद है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टेक्निक। ये बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा था, साइंड इन वॉइस। नॉन वर्बल होता है जिसमें अल्फाज नहीं होते, इशारे होते हैं। फर्म हैंडशेक आपने दिया, इशारा। यॉर्निंग, जमाई लेना मुंह खोल के, पूरी जैसे आपको ब्रीदिंग आप करते हो, वो भी एक नॉन वर्बल तरीका है जो शो किया जा करता है कि एक बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, उसका वो थक गया है, ठीक है।
वो ऑक्यूपाइड है, उसको नहीं ये सुनना। या इनफॉर्मल ड्रेस पहन के कहीं चले जाओ, ये भी नॉन वर्बल है। आप किसी चीज को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते, इसे आप नॉन वर्बल कहते हो। साइंड इनवॉइस जो है, इनवॉइस कहते हैं रसीद को, रसीद को साइन किए गए हैं तो वो तो लिखा हुआ है, इसलिए ये नॉन वर्बल की मिसाल नहीं है। 12 पे आ जाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज यूजेज ऑफ इंटरनल सोर्सेज। बिल्कुल सही, आपने कुछ बच्चों ने ये लिखा था, बाकी सब गलत है। इंटरनेट एक्सटर्नल है। कम्युनिकेशन सप्लायर आपका नई प्रोडक्ट के बारे में पूछता है, इंफॉर्मेशन देता है, जो आपको सामान सप्लाई करता है वो एक्सटर्नल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्सटर्नल है। एचआर आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है। पेरोल डिपार्टमेंट है, जो आपके पैसे कितने आपको मिलते हैं, आपकी सैलरी कितनी है, उसको देखता है। ठीक है, तो इसे आप कहते हैं ये पेरोल डेटा पे है। मैं सिर्फ ये चेक कर रही हूँ कि किसी ने कोई अगर क्वेश्चन पूछा है तो मैं देख लेती हूँ, मेरा नहीं ख्याल या चैट में किसी ने कुछ पूछा है। हम्म, आ, आ, मजना खान कह रही है, नहीं नहीं, आप कहते हैं कि 20 मोर कर लेते हैं, do more 20 or less than I have prepared letters in one PDF form. Can you give it a read and tell me the flaws, if any? And if you agree with it, I'll send you. Okay, ठीक है। आप मुझे कर भेज दो, मैं देख लूंगी। और वैसे मैंने अभी आपको गाइड भी कर दिया है, मैं बिल्कुल चेक कर दूंगी आपका मसला। और मैं फिर एक दफा बार बार आपसे कहती हूँ कि इफ यू राइट इट डाउन और ये मैच करता है जब आपकी रिक्वायरमेंट पे, तो आप इसको ऐसा कर लेते हैं। आज मैंने यहाँ पे 20 जो कि स्लाइड पे शेयर किए हुए हैं, अभी मुझे ढूंढने पड़ेंगे, तो आपको डिस्कनेक्ट इन्हें सारा सिस्टम हो जाए। तो हम यूँ करेंगे, कल हम 30 कर लेंगे, ठीक है? 20 की बजाय कल हम 30 कर लेंगे, क्योंकि कल हम हमारा एक टॉपिक है जिसमें हमने विजुअल एड्स के ऊपर बात करनी है। और वो अगर आप पूछें कि वो किस टॉपिक के अंदर आता है, तो वो आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स के अंदर आता है। आपने प्रेजेंटेशन स्किल्स सीख ली है मेरे से, मैं जब आपको रिवीजन कराऊंगी, करा रही हूँ, तो मैं उसमें आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, तो मैं आपको उसमें बताती जाऊंगी, तो आपको गाइड कर दूंगी। तो आपको कल हम 30 क्वेश्चंस कर लेंगे, और आपको मैं इसी चैप्टर्स में से अभी जनरल जनरल जो आपने किए हैं ना, इसी इन्हीं में से करेंगे। और जो जो टॉपिक कई ऐसे भी होंगे जो आपके रिवाइज भी हो जाते हैं। तो अब आपको 12 क्वेश्चन की समझ आ गई है, इसका आंसर ए है। 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स। इसमें से है जो अगर आप अच्छे लिसनर्स की मिसालें देखें, तो वो कीप एन ओपन माइंड फ्री फ्रॉम बायसनेस होता है, ये अच्छे लिसनर की मिसाल है। बी एबल टू आइडेंटिफाई मेन आइडिया, सपोर्टिंग आइडिया की इश्यूज, ये अच्छे की मिसाल है कि वो आइडेंटिफाई कर लेता मेन आइडिया क्या है, सपोर्टिंग आइडिया क्या है, की इश्यूज क्या है, उसको ध्यान से सुनता है जो है। अवॉइड डिस्टॉर्शन एंड नॉइज, नॉइज और डिस्टॉर्शन को अवॉइड करता है, फोकस करता है। लेकिन फोकस कंप्लीटली ऑन टेकिंग नोट, ये गलत है। वो अगर सिर्फ नोट्स लिखता रहेगा तो अगली बात सुन नहीं पाएगा, वो उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसलिए 13 में डी नॉट है, नॉट कंट्रीब्यूटिंग, इसलिए डी इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग। 14 में आपका ई बिल्कुल ठीक था। सक्सेसफुल कमेटी सारी की सारी क्वालिटीज है। इसमें एक चीज थोड़ी सी डिफरेंट है, वो है रिटन कम्युनिकेशन इज फास्ट एंड इफेक्टिव। ये इतना इसके साथ इसको मैच नहीं करना चाहिए। अगर ये तीनों वाले जो हैं वो सारे मैच करते हैं, इसलिए मजबूरन हमें ऑल ऑफ द अबव ही लिखना है, लेकिन आपको पेपर में ई नहीं आएगा। इसके बाद है जी आइडा फॉर्मूला, जिन लोगों ने ए लिखा था वेरी गुड। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। आपका अगर ये शफल भी करके वो लिखते, मसलन एक्शन पहले लिखे अटेंशन बाद में लिखते, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अगर जब तक कि वो ये नहीं और बाकी सब गलत अगर हुए, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ऑर्डर चेंज किया है और एक ऑर्डर ठीक से लिखा है, तो फिर आपने ऑर्डर ठीक वाला सिलेक्ट करना है। आप मेरी बात समझ गए हो ना, कि अगर आपके पास जो है, देखिए जैसे हाँ ये बिल्कुल अटेंशन, अगर आपका अटेंशन की जगह एक्शन होता है, एक्शन की जगह अटेंशन होता है, और फिर एक जगह ऐसा ही होता है, तो फिर आपने सही वाला ये सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर बाकी जैसे ये नीचे लिखे हैं सब गलत है, अगर सारे गलत होंगे, तो आपने क्या करना है, आपने इसको
इंटरेस्ट, डिजायर, हाँ जी ये हुआ हुआ अजीब है, इसको ले लें। आगे है नेटवर्क्स आर ग्रुप ऑफ मिडल मैनेजर्स, ये अभी आपको सिखाया था, बाकी नहीं होते। स्टेक होल्डर्स, हर वो पर्सन है जिसका स्टेक पे कुछ लगा हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ इंटरनल एक्सटर्नल पर्सन एंड ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बाकी जो है वो सारा अलग अलग लिखा है। सी इसका 18 है ओरल चैनल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ओरल जो है, देखो इसकी बात गौर से यानी इसको ध्यान से समझिए। फ्यूअर पर्सनल प्रोनाउंस किस में होते हैं? रिटर्न में। पर्सनल प्रोनाउंस क्या है? आई, वी, दे, यू। जबकि फ्यूअर मीन कम, चंद। ओरल में तो बहुत ज्यादा होते हैं। आप हर वक्त आई डू इट, यू डू इट, दे डिड इट हम बोलते हैं। ओरल बिजनेस कम्युनिकेशन चैनल यूज करते हैं फ्यूअर, नहीं ज्यादा पर्सनल, गलत हो गया, इसलिए ये इसके साथ मैच नहीं करता। लॉन्गर सेंटेंसेस, लॉन्गर वर्ड्स रिटर्न में होते हैं, जबकि स्पोकन में छोटे छोटे होते हैं। जब ये गलत हो गया तो जो डी में लिखता है बोथ ए एंड बी, तो ये भी गलत हो गया। इसलिए सी लेस डिटेल्ड टेक्निकल इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि डिटेल्ड टेक्निकल इंफॉर्मेशन आपकी रिटर्न में आती है, जिसमें आप ग्राफ चार्ट बनाते हो साथ, जो कि हमने कल पढ़ना है। ठीक हो गया, ये बात समझ में आ गई है। 19th वाला क्वेश्चन करते हैं। हाउ डज पर्सनल अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन इट इन्फ्लुएंसेस एटीट्यूड एंड जनरलाइजेशन। आप लोगों ने ये बिल्कुल अच्छा लिखा है। इट कन्वेज सिक्योरिटी, इंश्योरेंस ऑफ अफेक्शन, बिल्कुल गलत। प्रोवाइड्स फीडबैक, गलत। नन ऑफ द अबव भी गलत हो गया। इट इन्फ्लुएंसेस एटीट्यूड एंड जनरलाइजेशन, आपकी पर्सनल अपीयरेंस शो करती है कि आपका एटीट्यूड किसी चीज के बारे में सीरियस है या नॉन सीरियस है। आप क्या उठा के पहन के आ गए हैं? नॉन सीरियस एटीट्यूड। या आप इतना तैयार होके आ गए हैं, क्या हो गया भाई? तो ये यानी बहुत ही ज्यादा आप सीरियस हो गए। जैसे अभी हम लोगों के मैं एक ट्रेनिंग कराती हूँ, तो उसमें जो सारे लोग होते हैं, जैसे कल यस्टरडे इवनिंग में हम लोग गए हुए थे लाहौर में। जिस तरह इस्लामाबाद में मुनाल है ना, इस तरह लाहौर में भी एक है। वैसा तो नहीं है, यू कांट कंपेयर इट विद दैट, नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बेहतर हो गया, पहले से बहुत बेहतर कर लिया उन्होंने। क्योंकि वो मनाल है, उसकी स्पेस बहुत ज्यादा है, उसकी काफी यानी जगहों पे है, और जगह भी ज़ाहिर है खूबसूरत है। आप इतना ऊपर चढ़ के जाते हो और वहां पे पहुंचते हो। जो लोग इस्लामाबाद वाले हैं तो उनको तो वाकई पता है। तो लाहौर में भी है, तो हम क्या करते हैं, एक हाई टी सॉर्ट ऑफ कह लिए बफे एक होता है, वो रखते हैं। और मैं जब उनकी ट्रेनिंग कराती हूँ तो उसमें मैं जिस दिन जब हमने बफे जाना होता है या हमने खाने पे जाना होता है, तो मैं उनकी पहले डाइनिंग एटिकेट सिखाती हूँ। ठीक है, उसमें डाइनिंग कैसे करनी है आपने, आपके यूटेंसिल्स जो आप यूज करते हो, प्लेट कौन सी वाली किस चीज के लिए, सैलड के लिए कौन सी है, फोक कौन सा यूज करना है, नाइफ कौन सा यूज करना है, ये सारा सिखाया जाता है उनको। बहुत ही, अगर आप कोई एडवांस किस्म की मीटिंग में बैठे हैं तो आपको, ताकि ऑफिस में तरीका आए, तमीज आए, उसमें ये ना हो कि बस आपने टूट पड़ना है खाने पे। तो वो मैं सिखाया उनको, फिर हम गए थे। तो मैं बताने लगी हूँ वहां पर कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स देवर अच्छा ड्रेसअप होके आए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, लेकिन कुछ बच्चे ओवरली ड्रेस्ड अप थे। फिर उनके अभी क्लास नहीं मेरे साथ हुई, उनकी नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं उनको सिखाऊंगी कि वो एक हाई टी था, लेकिन काइंड ऑफ लंच था, लंच कम हाई टी कह लें आप। तो उसमें आप अगर इतना ज्यादा तैयार होके आ जाएं, आपने ऐसे थ्री पीस पहना है कि आपसे चला नहीं जा रहा, और इतना टाइट किस्म के आपने जो थे आपके शोल्डर्स पे पैडेड शोल्डर्स वाला कोट पहना हुआ है, पूरा का पूरा जैसे बड़ा फॉर्मल होता है, तो वो इट वाज टू मच। ठीक है, तो इट इज शोइंग योर एटीट्यूड फॉर समथिंग। तो ये आपकी पर्सनल अपीयरेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। सेम इज द केस विद फीमेल्स। अगर आप इतना ज्यादा मेकअप और तैयारी करके चले जाते हैं, यू आर गोइंग फॉर खाना ओनली, इट्स नॉट शादी खाना, सो टेक केयर ऑफ दैट। तो ये हमें ध्यान करना होता है। तो मैं बता रही हूँ कि आपका ड्रेसअप, आपकी पेरेंट्स आपके बारे में जनरल ओपिनियन देती है, और आपका एटीट्यूड शो करती है। मैं ये क्रिटिसाइज नहीं करी, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, किसी भी एज ग्रुप के हों, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन फिर भी सिखाना तो चाहिए ना उनको। ठीक है ना? तो आप लोगों के साथ खैर मेरी इस तरह की कोई ऐसी मुलाकात नहीं कभी। आईसीएमए में हुआ करती थी पहले बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स, और मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स करवाई हुई है।
तो उसमें भी मैं ज़रूर सिखाती हूँ। आई यूज्ड टू ब्रिंग इन द क्लास यूटेंसिल ला के सिखाना उनको। लेकिन अगर आप देखना चाहो तो आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो डाइनिंग एटिकेट, ठीक है? अच्छा जी, वैसे ही मैं बात कर दिया करती हूँ ताकि एकदम ड्राई किस्म का माहौल बन जाता है। लगता है कि बस हम पढ़-पढ़ के हमारी आँखें थक जाएँगी। अच्छा जी, लास्ट है, टाइम भी हमारा खत्म हो रहा है। कंटेंट इन रिलेशनशिप डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द एक्सियम। वो क्या कहता है? कंटेंट इन रिलेशनशिप में कि आपने अ, 1 मिनट रुकिए, क्या लिखा हुआ है इसमें? एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंसेस इन नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड रेसिपिएंट है। ठीक है, बिल्कुल सही कि आपका बाकी अगर मैं इसको मैच कराऊँ, फैक्ट दैट द पर्सन कैन नॉट रिमेन अनकम्युनिकेटिव, ये वो एक्सियम है, इसमें कहते हैं वन कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट। दूसरे वाला है what has once been communicated cannot call back, ये है कम्युनिकेशन इज इरिवर्सिबल। तीसरा है इंटरेक्शन बेस्ड ऑन इक्वल पावर, ये है आपका जिसमें आपने सिमेट्रिकल एंड कॉम्प्लीमेंट्री किया था, ये तीनों ही डिफरेंट है। फोर्थ आ जाता है जिसमें है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो पता चल जाता है आपके बोलने से, आपके अल्फाज से। तो जो कंटेंट आप बोलते हो दैट इज डिपिक्टिंग दैट शोइंग योर रिलेशनशिप। तो ये इसका हल था, इसका सॉल्यूशन था। ये टॉपिक अभी दोबारा आएगा आपका, तो मैं आपको परसों जब गाइड करूँगी और आप उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा होगा सेट 1-2 को और आप साथ-साथ तैयारी अपने तौर पे भी कर रहे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, उन्होंने यकीनन बीसी 1000 और सीए के जो चैप्टर्स के शुरू में सवाल हैं, वो ज़रूर किए होंगे आपने, जो एंड ऑफ चैप्टर होते हैं। और इसके अलावा कैप्लन की बुक के भी हैं, आपने अगर वो कर लिए हैं और मेरे साथ आप करते हो और अगर मैं उसमें से कुछ क्योंकि मैंने ये डिफरेंट टेस्ट बना के रखे हुए, अब मैं चेक नहीं करती हूँ ऑब्वियसली कि मैंने कहाँ से सोर्स लिया है, लेकिन उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि आपकी बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ क्लियर हो जाती हैं, आपके बहुत सारे तरीके आपको आ जाएँगे, जो जिससे आप सॉल्व कर सकेंगे। और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे कि रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक है, पेटेंट सवाल है, आपको रिपोर्ट की टाइप आती है तो आप सही कर लोगे। आपका अगर मिनट्स और मीटिंग का सवाल है, अगर आपको सही उसका नॉलेज है आप कर लोगे। सीवी का है, वो आप कर लोगे, उसकी टाइप आ जाएगी तो आप कर लोगे। वो तो बहुत ही आसान चीज़ें हैं, ठीक है? और उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो अब इंशाल्लाह कल मिलेंगे, सेम टाइम है आपका और अपना ख़्याल रखिए और पढ़ाई किया करें ध्यान से। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।